हेलो बच्चों, मैं सुमित केडी आपके स्वीट से चैनल लेट्स जॉइन केडी पर आपका स्वागत करता हूं। और आज का वीडियो है लेक्चर नंबर 3, ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। जिन बच्चों ने लेक्चर नंबर 2 और 1 नहीं देखा है वो टाइप कीजिए लेट्स जॉइन केडी और लिख दीजिए ड्वेल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। वीडियो आपके सामने होगा या फिर जैसे ही ये वीडियो खत्म होगा वो वीडियो आपके सामने प्ले हो जाएंगे 1 और सेकंड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं, क्या पढ़ेंगे? तो जो मेन फोकस रहेगा आज के इस वीडियो लेक्चर पे वो रहेगा वेव नेचर ऑफ मैटर। आज हम पढ़ने वाले हैं वेव नेचर ऑफ मैटर भी। आज के वीडियो लेक्चर में यही पढ़ेंगे कि वेव नेचर ऑफ मैटर भी, यानी कि जो मैटर है, यानी कि जो मैटर है वो क्या है? वेव है। जैसे कि मैं बात करूं, यहाँ पे आपको दिख रहा है चौक दिख रहा है, यहाँ पे डस्टर दिख रहा है, या ये बोर्ड दिख रहा है, ये सभी क्या है? वेव है। वेरी गुड, बहुत नई चीज बता रहा हूं, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये जो कंसेप्ट दिया था वो दिया गया था डी ब्रोगली के द्वारा। डी ब्रोगली नाम का एक साइंटिस्ट था, उन्होंने बताया, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, तो चलिए अब बात करते हैं। सबसे पहले कि आज के जो कंसेप्ट हम पढ़ रहे हैं उसमें सबसे पहली बात है कि आज हमें एक बात पता लग गई कि जो मैटर है वो क्या है? वेव है भाई। क्या है? वेव है। इतनी बात तो अपने को समझ में आ गई कि मैटर है वो एक वेव है। अभी तक हमने पढ़ा था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में। क्या पढ़ा था? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुई, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, आप सभी को याद होगा। 1905 में इसका एक्सपेरिमेंट भी हुआ था और जिसने बताया कि जो लाइट है, लाइट यानी कि जिसको हमने एक नाम दिया था रेडिएशन। क्या नाम दिया था भाई? रेडिएशन। हैज पार्टिकल नेचर, हैज पार्टिकल नेचर। ये बात आप लोगों को बताई गई थी कि पार्टिकल नेचर होता है, मतलब फोटोन होते हैं ना, ऐसा कुछ बताया था। पार्टिकल की मिलकर बनी हुई है, क्योंकि पार्टिकल से ही एक्सपेरिमेंट हो पाया था। याद होगा आप लोगों को, कुछ ऐसे करके एक मेटल सरफेस होता है, वहां पे एक लाइट आती है, इंसिडेंट रेडिएशन होती है, इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं। पार्टिकल नेचर से ही एक्सपेरिमेंट प्रूव हुआ था। ठीक है भाई, तो ये चीज हमने पढ़ी थी। तो लाइट के बारे में हमें अभी तक क्या पता लगा कि लाइट क्या है? वेव भी नेचर पढ़ा, वेव हमने पढ़ा था, इंटरफियरेंस प्रूफ करा वेव ऑप्टिक्स में, इंटरफियरेंस इंटरफियरेंस। उसके बाद में हमने पढ़ा डिफ्रैक्शन, और एक होता पोलराइजेशन, एक होता पोलराइजेशन। ये तीन चीजें हमने वेव से प्रूफ कर दी थी। उसके बाद में एक लेक्चर पढ़ा हमने पार्टिकल थ्योरी, पार्टिकल, जिसका एक नाम और दिया था हमने फोटोन। याद होगा, ये एक्सपेरिमेंट फोटोन के लिए था, पार्टिकल के लिए था। और जिसमें हमने पढ़ा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को पढ़ा था, जिस पार्टिकल की है इस बात को प्रूफ करता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। या एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन और एक्सपेरिमेंट आता है, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। आप सर्च मार लेना ब्लैक बॉडी रेडिएशन, यूट्यूब पे देख सकते हो क्या होता है उसमें, और बाकी डिटेल में हम करवा देंगे बाद में आपको। ये चीजें हमने पढ़ी भाई। ठीक है, तो ये अभी तक पढ़ लिया है। लाइट के दो नेचर है, वेव नेचर भी और पार्टिकल नेचर भी। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में वेव नेचर को, लाइट का जो पार्टिकल वाली थ्योरी को कंसेप्ट क्लियर कर दिया। आज के जो कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वो वेव नेचर पे पढ़ेंगे। इंटरफेरेंस पोलराइजेशन तो हो चुका है। ठीक है भाई, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डी ब्रोगली ने क्या कहा उस चीज के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डी ब्रोगली के बारे में, एक वेरी इंटेलिजेंट जीनियस साइंटिस्ट। नाम लिखेंगे डी ब्रोगली, याद कर लेना डी ब्रोगली भी, बहुत अच्छा। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने क्या कहा कि नेचर हैज सिमेट्री। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा, एक छोटी सी बात बोली, वेरी इंपॉर्टेंट बात बोली। क्या बोली? नेचर हैज सिमेट्री। क्या बोला भाई? नेचर हैज सिमेट्री। मतलब ये हुआ कि मास क्रिएट एनर्जी और एनर्जी क्रिएट मास। ये बोला भाई कि किसी बॉडी में मास है तो मास से हम क्या बना सकते हैं? एनर्जी बना सकते हैं। एनर्जी से क्या बना सकते हैं? हमें मास बनता है। ये बात बोली गई, यानी कि इन्होंने कहा कि जो मैटर है वो किसका बना हुआ है? पार्टिकल का। और पार्टिकल तो आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, पहले की थ्योरी में, कि पार्टिकल कैसे वेव की तरह बिहेव करता है। समझ में आ गई? तो ये थी ना एक्चुअली में डी ब्रोगली हाइपोथेसिस थी। एक साइन देखो, जो ये जो लड़का था डी ब्रोगली उस टाइम पे, ये पीएचडी की डिग्री कर रहा था, और वहां पे थीसिस होती है, जो पीएचडी जो स्टूडेंट करते हैं वहां थीसिस होती है। तो इन्होंने अपनी एक फाइल बनाई और थीसिस में ये बात लिख दी कि नेचर हैज सिमेट्री।
लेकिन ये उस जमाने में थोड़ा सा सही नहीं माना गया। लेकिन इनकी बात को अप्रूवल तो मिल गया। इन्होंने क्या कहा था, वो लाइन लिख देता हूं मैं। एवरी मूविंग पार्टिकल हैज ए वेव associated with it। ये बात इन्होंने बोली थी, वेरी इंपॉर्टेंट बात बोली थी कि जितने भी मूविंग पार्टिकल होते हैं वो वेव की तरह ही बिहेव करते हैं, या हर मूविंग पार्टिकल के अंदर एक वो कैसा लगेगा, एक वेव लगेगा। यानी कि एक पार्टिकल क्या है, ये पार्टिकल ये क्या है कि वेव है। इन्होंने साफ साफ कह दिया भाई। अब कोई मानने ना मानने, लेकिन इन्होंने कोई एक्सपेरिमेंटली प्रूफ नहीं दिया। नो एक्सपेरिमेंट प्रूफ, कोई एक्सपेरिमेंट इसका प्रूफ नहीं था। बस इन्होंने एक बात बोल दी और जिसको एल्बर्ट आइंस्टीन ने तक मान्यता दे दी। एल्बर्ट आइंस्टीन ने भी कह दिया कि लड़का कह तो रहा है, कुछ ना कुछ लॉजिक तो है इसके पीछे। बात समझ सकते हो ना। इस चीज को प्रूव करने के लिए देखिए आगे बताते हैं कि हुआ ऐसा कि एक पार्टिकल लिया गया m मान लिया, उसके अंदर एक वेलोसिटी थी v। तो उस पार्टिकल के अंदर क्या होगा, मोमेंटम p इज इक्वल टू होता है m इंटू में v। तो ये तो पार्टिकल हो गया भाई, मास है तो पार्टिकल है। अब आया डी ब्रोगली, उन्होंने कहा कि ये जो फॉर्मूला आप दे रहे हो मोमेंटम का, कोई पार्टिकल मूव कर रहा है उसके लिए एक मोमेंटम का मैं एक फॉर्मूला देता हूं। उसके अंदर एक वेवलेंथ होती है, जो पार्टिकल मूव करता है उसके अंदर क्या होती है, एक वेवलेंथ होती है, क्योंकि वेव नेचर होता है उसका। और उसका फॉर्मूला होता है एच बाई पी। क्या होता है भाई, एच बाई पी। ये थ्योरी दी उन्होंने, किसने, डी ब्रोगली ने। क्या कहा, लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी। एच तो आप जानते ही हो, प्लांक कांस्टेंट जिसकी वैल्यू आप सभी जानते हो 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और पी होता है आप सभी जानते हैं मोमेंटम। किसका मोमेंटम, तो आंसर है पार्टिकल का, पार्टिकल का। और लैम्डा है वेवलेंथ ऑफ द पार्टिकल, किसकी, वेवलेंथ, क्योंकि वेव की तरह बिहेव करेगा। ये एक नई इक्वेशन दे दी और ये बात वैलिड भी थी। अगर हम बात करें लैम्डा तो एच और अपॉन में एम वी, तो ये इक्वेशन वो हो गई जो पार्टिकल थ्योरी को भी इंडिकेट कर रही थी कि पार्टिकल है तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। यानी पार्टिकल के लिए भी चल रही थी और लैम्डा मतलब वेवलेंथ, तो वेव के लिए भी ये इक्वेशन वैलिड हो रही थी। तो ये वो इक्वेशन आई जो दोनों के काम में आई। समझ रहे हो। तो इन्होंने एक वेरी इंपॉर्टेंट दी और एक नया बिहेवियर दे दिया, एक नई वेव बना दी। ऐसी वेव हमने पढ़ी नहीं थी जिसमें दोनों का पावर हो, और उसको नाम दिया गया मैटर वेव। क्या नाम दिया गया, मैटर वेव। जो नई वेव बनी इस इक्वेशन से, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, यानी कि एच अपॉन में एम वी, उससे एक इक्वेशन बनी। ठीक है भाई। तो इन्होंने एक नाम दिया, क्या नाम दिया भाई, मैटर वेव। यानी कि मटेरियल से क्या बनती है, वेव बनती है। इस चीज को प्रूव करने के लिए उन्होंने क्या लिया, देखिए क्या लिया उन्होंने। हमारी एनसीईआरटी कहती है कि एक बॉल ली गई, एक बॉल ली जिसका मास उन्होंने बताया कितना, एनसीईआरटी ने 0.10 किलोग्राम। समझ सकते हो। और जो ये मूव कर रही थी विद वेलोसिटी, मूव कर रही थी कितना, 100 मीटर पर सेकंड। ध्यान से समझिए भाई, 100 मीटर पर सेकंड। तो लैम्डा इज इक्वल टू में, इनके अकॉर्डिंग डी ब्रोगली ने इसी से प्रूव करा था, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में पी, यानी कि एच अपॉन में एम वी। एच आप सभी जानते हो 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। अब मास कितना है 0.10 इंटू में 100 मीटर की वेलोसिटी ली गई। सोल्व करेंगे तो आप सभी को पता है ऊपर 100 आ जाएगा। इसको हटाएंगे तो 100 आ गया, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक जीरो बची है, तो ये ऊपर जाके माइनस, यानी कि माइनस का 33 हो जाएगा। 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 33। आगे ना वेवलेंथ, बात समझ में आ गई। जो छोटे पार्टिकल अभी इस वेवलेंथ को मेजर नहीं कर सकते हम लोग, वेरी स्मॉल है ये वेवलेंथ, वेरी स्मॉल, आप देख सकते हो वेरी स्मॉल है ना, वेरी स्मॉल है, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते थे, जिसको हम डिटेक्ट नहीं कर सकते। यानी कि अगर हमारी बॉडी का भी एग्जांपल लगा लो, हम है, हमारा मास है मान लो 100 किलोग्राम। कितना मास है, 100 किलोग्राम। तो यहां मैं क्या लिख दूंगा, 100 लिख दूंगा, बिल्कुल 100 लिख देता हूं। चलो इसको हटाता हूं, इसको एक बार इरेज करता हूं, इरेज कर देते हैं। तो हमारी एक बॉडी है जिसका मास कितना दिया हमने, 100 किलोग्राम दे दिया, और हम मूव कर रहे हैं विद वेलोसिटी मान लो 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। चलिए, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच अपॉन में एम वी। सोल्व करोगे 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 अपॉन मास हमारा 10 है, वेलोसिटी ये हो गई 100। बात समझ रहे हो। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको सोल्व कर लेना। तो 6.2626 है, इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा, माइनस 27। समझ रहे हो ना। ये 100 किलोग्राम है। तो 100 ये हो गया, 10 की पावर ऊपर जाएगी 3 हो गई, 10 की पावर 3 ऊपर जाके हो जाएगी। इसको जब सोल्व करोगे तो
आपके पास आ जाएगी एंगस्ट्रॉम में वैल्यू, इसको निकालोगे तो एंगस्ट्रॉम में कर दोगे ना तो इतनी आ जाएगी, नहीं तो 37 आ ही रही थी माइनस का, 10⁻³ जुड़ गई तो 37 हो गई ना, माइनस की 37, तो एंगस्ट्रॉम में लाएंगे तो 10⁻10 लगाएंगे तो 10⁻27 आ गई। लेकिन ये भी वेरी स्मॉल थी, यानी कि हम भी क्या है, एक वेव है। क्या बताया, हम भी क्या है, एक वेव है। हमारे अंदर भी एक कैसा नेचर है, वेव नेचर। जब हम मूवमेंट करते हैं तो हमारे अंदर क्या आती है कि वेव नेचर होता है, लेकिन हमारे वेव को देख नहीं सकते क्योंकि वेरी स्मॉल होती है, उस वेव को हम नहीं देख सकते। लेकिन यही इक्वेशन थी वो इलेक्ट्रॉन्स के लिए वेरी वैलिड थी, बहुत ज्यादा वैलिड थी इलेक्ट्रॉन्स के लिए। देखिए इसको भी रेज करके हम बताते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए क्या हुआ। इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे निकाले, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन तो आप सभी जानते हो कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, स्मॉल पार्टिकल का। और वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, आप लोगों ने पढ़ा हो तो याद होगा आपको, 10⁻6 मीटर पर सेकंड अप्रोक्स मिल जाती है, कई बुकों में 10⁻5 भी मिल जाए, 4 भी मिल जाए, तो हम यहाँ पे 10⁻6 लेके चल रहे हैं। तो लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h/p, यानी कि हम लिख सकते हैं 6.626 इंटू 10⁻34 अपॉन में p, यानी कि मास इंटू वेलोसिटी। p का मतलब होता है मास इंटू वेलोसिटी, तो मास कितना है 9.1 इंटू 10⁻31 इंटू में 10⁻6। आपको पता है ये यहां से ऊपर जाके जाएगा 31, तो कितना बच गया, यहां से माइनस का 3 और ये ऊपर जाके माइनस का 9 हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6.626 अपॉन में 9.1। इसको जब काटोगे सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली, लगभग में आएगा आंसर आपका, लगभग आ गया 7.33 इंटू 10⁻10 आ गया। और अगर आंगस्ट्रॉन्ग में लिखते हो तो अप्रोक्सीमेटली आ गया 7.33 आंगस्ट्रॉन्ग। बात समझ में आ गई। तो यानी कि इसको हम मेजर कर सकते हैं, इतने में मेजर कर सकते हैं ना, बिल्कुल। तो ये चीज प्रूफ करी थी, ये चीज प्रूफ भी कर दी, ये जो एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट करके दिया, ये चीज प्रूफ करी। नाम था साइंटिस्ट का डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। ये एक्सपेरिमेंट हम अगली क्लास में पढ़ेंगे, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट भी, ठीक है। इस चीज को हम पढ़ने वाले हैं, डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट। इसको प्रूफ भी कर दिया, इस चीज को हमने निकाला भी। तो इन्होंने कहा कि जो छोटे पार्टिकल उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है ये, और इससे हमारे सारे सॉल्यूशन सोल्व हो जाते हैं, ठीक है भाई। तो इतनी बात समझ में आ गई। चलिए इस चीज को हम आगे पढ़े, उससे पहले मैं आपको ये प्रूफ करके दिखाता हूं कि लैम्डा इज इक्वल टू h/p जो डी ब्रोगली ने दी थी वो आया कहां से। तो हम लिखेंगे यहाँ पे डेरिवेशन करने वाले हैं। क्या करेंगे भाई, डेरिवेशन करेंगे रोज, डेरिवेशन। इस चीज को प्रूफ करने के लिए डेरिवेशन दी थी, ये आया कहां से, डेरिवेशन ऑफ डी ब्रोगली वेवलेंथ। समझ रहे हो क्या थी इक्वेशन लैम्डा के लिए, h/p यानी कि h/mp। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, याद कर लेना, काम आएगी, प्रूफ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांक क्वांटम थ्योरी की। प्लांक क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो E होता है वो h न्यू के बराबर होता है, और एल्बर्ट आइंस्टीन कहते हैं कि E होता है वो mc² के बराबर होता है। आप सभी ने सुनी मास एनर्जी की, वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। दोनों को कंपेयर करवाएंगे तो ये हो जाएगा h न्यू इज इक्वल टू mc²। अगर मुझे m निकालना पड़ जाए तो क्या हो जाएगा, h न्यू अपॉन में c²। मान गए इस बात को। तो अगर मैं मोमेंटम निकालूं उस फोटोन का, मोमेंटम, क्योंकि सारी चीजें फोटोन के लिए हो रही है, पार्टिकल के लिए हो रही है, मूवमेंट या मोमेंटम ऑफ फोटोन, तो आप सभी को पता है p इज इक्वल टू m इंटू बी। वेलोसिटी किसकी होगी, स्पीड ऑफ लाइट की ना, तो c, m की जगह तो आप सभी जानते हो h न्यू अपॉन में c², कट गया तो h न्यू बाई c आ गया, h न्यू बाई c, बोलो आई नहीं आई, h न्यू बाई c। और न्यू बाई c को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा, तो हमारे पास आई h अपॉन में लैम्डा। तो p का फॉर्मूला क्या निकल के आया, h अपॉन में लैम्डा। ये फॉर्मूला आपको ड्राइव करना आ गया होगा, आई होप सो। p की जगह mb भी लिख सकते हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन जो कि अप्लीकेबल हुई किसके लिए, दोनों के लिए, रेडिएशन के लिए भी, पार्टिकल के लिए भी, यानी कि वेव के लिए भी और पार्टिकल के लिए, दोनों के लिए अप्लीकेबल थी, ठीक है भाई। तो इसको नोट डाउन कर लेना कि फॉर्मूला कैसे बनाया गया। सबसे पहले ये कौन सी इक्वेशन थी भाई, प्लांक की इक्वेशन थी, प्लांक क्वांटम थ्योरी थी, प्लांक क्वांटम थ्योरी। ये एल्बर्ट आइंस्टीन की इक्वेशन थी, एनर्जी मास इक्वेशन, आप सभी ने पढ़ी होगी इसको, E इक्वल टू mc², वर्ल्ड फेमस इक्वेशन। चलिए भाई अब हम वेवलेंथ को पढ़ेंगे, इसको करता हूं इरेज, स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम पढ़ेंगे कि इसको वेवलेंथ को, यानी कि जो हमने पढ़ा है ना लैम्डा इज इक्वल टू h/p, इसको क्या पढ़ने वाले वो ध्यान समझिए। इसको पढ़ने वाले इन टर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब मैं इसको काइनेटिक एनर्जी में बदलना चाह रहा हूं कि इस फॉर्मूले को मैं काइनेटिक एनर्जी के लिए यूज करना चाह रहा हूं
कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले एक पार्टिकल मान लेते हैं, उसका मास है m और उसकी वेलोसिटी है v, तो उसके अंदर एक काइनेटिक एनर्जी आएगी, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला तो क्या होता है m/2 1/2 mv का स्क्वायर। मानते इस बात को? और मोमेंटम क्या होगा इसका? मास इंटू वेलोसिटी, ये भी मानते हो आप लोग। इक्वेशन नंबर 2 समझ रहे हो? तो मैं क्या करता हूं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, मैं क्या करता हूं, यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला निकालता हूं इक्वेशन नंबर 2 से, और यहां क्या लिख सकता हूं, p अपॉन में m, और पुट कर देता हूं v इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए क्या आएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/2 m, और इसको करेंगे तो ये हो जाएगा p का स्क्वायर अपॉन में m का स्क्वायर। यहां से m कट जाएगा, यानी कि क्या आया, p स्क्वायर अपॉन में 2m काइनेटिक एनर्जी। बोलो बात समझ में आई? यानी कि अगर मुझे क्या निकालना था, मोमेंटम का काइनेटिक एनर्जी की टर्म में निकालना है, तो ये रिलेशन आ चुका है, वैसे तो फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन में 2m। ये तो एक फॉर्मूला बन गया हमारे लिए। एक फॉर्मूला ये शायद 11th क्लास में भी आपको पढ़ाया होगा। एक फॉर्मूला हमने ये भी पढ़ा था, ये पढ़ लेंगे अभी, या पढ़ा था क्या, कि p निकालना हो तो क्या हो जाएगा, 2m, और काइनेटिक एनर्जी का ऊपर रूट ओवर लग जाएगा, देखो स्क्वायर है ना, समझ में आ गया होगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके p स्क्वायर इधर आ जाएगा, 2k काइनेटिक एनर्जी लिख दो, चिक्के e लिख दो, एक ही बात है। हमारे पास एक फॉर्मूला और निकल के आ गया मोमेंटम के लिए, ये फॉर्मूला निकल के आया। तो यानी कि हम कह सकते हैं, क्या कहेंगे यहाँ पे, ध्यान समझिए, इसको मैं करता हूँ इरेज यहाँ से। तो हमारे पास एक फॉर्मूला, क्या क्या फॉर्मूले बन गए, सारे फॉर्मूले आपके दिमाग में फिट करते चले जाओ। क्या फॉर्मूले बना, एच अपॉन में एम वी। एक फॉर्मूला और बन गया, एच अपॉन में मोमेंटम की जगह क्या रख सकते हैं, ये वाला भी लिख सकते हैं, तो रूट ओवर ऑफ 2m काइनेटिक एनर्जी। ये 3 फॉर्मूले बन गए कि लैम्डा इज इक्वल टू एच बाई पी, एच बाई एम वी, और एच अपॉन में रूट ओवर ऑफ 2m के, रूट ओवर ऑफ 2m के। 11th में पढ़ाया होगा आप लोगों को किसी ने, या पढ़ा होगा आप लोगों ने, वेरी गुड। तो ये एक फॉर्मूला और तैयार हो गया, अच्छे से समझ लो इन बातों को। अब इस पर एक न्यूमेरिकल कर देते हैं, करिए इरेज ऑल। तो एक क्वेश्चन है, क्या कहता है क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉन है, एक मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, और एक आपका क्या है, प्रोटॉन है। 3 चीजें हैं हमारे पास, एक इलेक्ट्रॉन है, एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन है भाई। तीनों घूम रहे हैं, तीनों मूव कर रहे हैं, तीनों क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। अब इनको हमें क्या करना है, मूव कर रहे, तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगी, तो सभी की काइनेटिक एनर्जी गिवन है, कि सभी की जो काइनेटिक एनर्जी है तीनों की वो सेम है। हमें इनको इंक्रीज करना है अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ, इस लैम्डा को बोलेंगे अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली वेवलेंथ। अभी आप लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी के साथ में रिलेशन, लैम्डा इज इक्वल टू में एच अपॉन में रूट ओवर ऑफ 2m और k। आप सभी को पता है एच कांस्टेंट है, के कांस्टेंट है, लेकिन इलेक्ट्रॉन, अल्फा पार्टिकल और प्रोटॉन का तो मास अलग अलग है ना, तो यानी कि मैं डायरेक्टली कह सकता हूं कि जो लैम्डा है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल रूट ओवर ऑफ एम के, मतलब जिसका एम कम होगा उसका वेवलेंथ ज्यादा होगी। हमें किस ऑर्डर में इंक्रीज कर, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, असेंडिंग अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग लैम्डा। समझ में आ गई? तो आप कह सकते हो मास के बारे में बात कर लो। अब अल्फा का मास होता है 1 अपॉन में 1837 एटॉमिक मास यूनिट एएमयू, सबसे कम। फिर अगर प्रोटॉन की बात करें तो प्रोटॉन का होता है 1 एएमयू प्रोटॉन का, और अल्फा पार्टिकल तो हीलियम का होता है, He+2 2 प्लस कर देते हैं इसको, और उसका मास होता है 4 एएमयू। आप सभी ने पढ़ा होगा हीलियम का मास। तो आप सभी को पता लगा सबसे ज्यादा मास इसका है, तो सबसे कम वेवलेंथ इसी की मिलेगी, तो यानी कि सबसे कम वेवलेंथ कहेंगे लैम्डा किसकी, अल्फा की। फिर ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो वेवलेंथ किसकी, प्रोटॉन की। फिर सबसे ज्यादा किसकी आएगी, वो आएगी इलेक्ट्रॉन की। इसीलिए तो बताया था कि जो फॉर्मूला वैलिड है किसके लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट तरीके से काम करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लाइट है, जितना छोटा रहेगा मास उतना ही उसकी अच्छी वेवलेंथ निकल पाएगी। बात समझ में आ रही है? तो यानी कि लैम्डा इज इक्वल टू h/4 p हमने पढ़ लिया है, इस चीज को हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया। चलिए अब आगे चलते हैं कि लैम्डा इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा, h अपॉन में p पढ़ लिया, h अपॉन में m भी पढ़ लिया, और h अपॉन में रूट ओवर ऑफ 2m भी पढ़ लिया। ये फॉर्मूले हमने 2-3 फॉर्मूले हमने दिमाग में फिट भी हो गए, बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपके दिमाग में भी लिखे जाएंगे। तो लैम्डा इज इक्वल टू h/p है। अब हमें इसको चार्ज पार्टिकल के लिए इक्वेशन बनानी है, कि चार्ज पार्टिकल हो उसके लिए इक्वेशन बनाना और चाहते हैं। इसी फॉर्मूले को अब क्या करना है, चार्ज पार्टिकल के लिए यूज करना है, चार्ज पार्टिकल के लिए यूज करना है। तो मान लेते हैं एक 2 पोटेंशियल डिफरेंस दिया, यहाँ 0 पोटेंशियल है, यहाँ B पोटेंशियल है,
और यहाँ एक चार्ज रखा हुआ है q, चार्ज पार्टिकल है और वो भी एक्सेलरेटिंग के लिए इक्वेशन बता रहा हूँ, मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो यानी कि वो वर्क करेगा इधर जाने के लिए। तो वर्क का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, v इजिकल टू क्या होता है भाई, डब्ल्यू बाई की पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला पढ़ा था ना, अमाउंट ऑफ वर्क डन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू, तो वर्क करने के लिए क्या करना पड़ेगा, q इंटू में डेल्टा v, चेंज इन पोटेंशियल, q v कितना, तो यानी कि यहाँ v माइनस का 0 हो जाएगा, डेल्टा v का मतलब तो यानी कि v ही आएगा, तो w कितना निकल के आया qv, आपने पढ़ा हुआ ये फॉर्मूला था w इजिकल टू qv। तो यानी कि ये वर्क डन करना पड़ेगा, दिस वर्क इज डन, दिस वर्क इज डन, ये वर्क करना पड़ेगा ऑन द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, इतना हमें करना पड़ेगा। तो काइनेटिक एनर्जी हमारी यही तो हो जाएगी, वर्क डन के बराबर हो जाएगी, कितने इतना काम करना पड़ेगा उसको, और किसके बराबर हो जाएगा, क्यू वी के बराबर हो जाएगा। बस तो फॉर्मूला हमारे पास है ही ऑलरेडी, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन में रूट ओवर ऑफ 2m के, तो एच अपॉन में ये लो 2m है, के क्या है, क्यू वी। बात समझ में आ गई। अब हमें इलेक्ट्रॉन के लिए लेना है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच अपॉन में 2m, और q की जगह क्या लिखोगे, e, और ये ला o v। समझ में आ गई बात, इतनी बात समझ में आई नहीं आई, ये v है ना, पोटेंशियल है यहाँ पे, बोलो बात समझ में आई नहीं आई, वेरी गुड। अब इसमें h क्या है, आप सभी को पता, प्लांक कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। m क्या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, m क्या मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन है, जिसको लिखेंगे 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 किलोग्राम, और E तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, उसकी चार्ज कितना होगा, क्योंकि चार्ज के लिए ही इक्वेशन है 19, और वोल्ट तो आपको पता ही है, ठीक है भी वोल्ट है। अगर हम इन सारी चीजों को सोल्व कर दें, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, अगर इन सभी चीजों को सोल्व कर दें, अगर वैल्यू पुट कर दें तो क्या आएगा वो देखिए। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो लिखिए, लैम्डा इज इक्वल टू, डायरेक्टली याद कर लेना है, हमारे बुक में मिल जाएगा 12.27, जिन वैल्यू को आपको बताई है रखोगे तो आपको ये मिल जाएगा रूट ओवर ऑफ v, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है डायरेक्ट। किसके लिए ये, तो आंसर है भाई इलेक्ट्रॉन के लिए है ये सिर्फ और सिर्फ ये इक्वेशन वेवलेंथ की इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, ठीक है भाई, किसके लिए इक्वेशन है ये, इलेक्ट्रॉन के लिए वेवलेंथ की। या फिर आपको अप्रोक्सीमेटली लगभग में आपको ये भी मिल जाएगा 150 अपॉन v, इजी पड़ जाएगा न्यूमेरिकल, आप इससे भी निकाल के आप इसको सोल्व कर सकते हो अगर आपको 12.27 हार्ड लगता है तो। दोनों में जो वेवलेंथ निकल के आएगी वो दोनों ही एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगी, चाहे इसकी वैल्यू निकल के आए चाहे इसकी निकल के आए, दोनों ही एंगस्ट्रॉम में निकल के आएगी। लेकिन एक बात याद रखनी कि ये किसके लिए वैलिड है, ओनली इलेक्ट्रॉन के लिए वैलिड है, इतनी बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए भाई। क्लियर हो गई बातें। चलिए अब एक न्यूमेरिकल है, इसी के ऊपर बोल रहा क्या है, देखिए मैं लिख देता हूं कि फाइंड दी डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएटेड विद इलेक्ट्रॉन, और जो एक्सेलरेट करवा रहे हैं, क्या निकालना है आपको, क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड डी ब्रोगली, ठीक है ना, वेवलेंथ एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है भाई, और उसको एक्सेलरेट करवाया गया है एट 600 वोल्टेज पे, 600 वोल्टेज पे। तो हम क्या करेंगे, देखो सिंपल सी बुक है, 150 हमारे पास है, अपन में 600 कर दो, रूट ओवर निकालेंगे तो कट गया ना, काटेंगे कितना आ गया, 15 चौक 60, तो 1/4 रूट ओवर ऑफ, यानी कि 1/2 लैम्डा, यानी कि हम कह सकते हैं 0.5 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एंगस्ट्रॉम में आएगा आंसर। इस प्रकार से आपको डायरेक्ट न्यूमेरिकल मिल जाएगा आपको करने के लिए, तो आप कर सकते हो, ठीक है। एक चीज और बता देता हूं आप लोगों को, वो क्या है, देखिए जो लैम्डा है ना, लैम्डा वो वैल्यू हो गई एच अपॉन में 3m k डैश t। अब ये एक नई इक्वेशन है, और किसके लिए है वो भी बता देता हूँ। ये इक्वेशन रहेगी गैस मॉलिक्यूल, हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आप लिख लो ना, फॉर्मूला लिखवा दिया हूँ गैस मॉलिक्यूल को, कब को कोई पेपर में मिल जाए आपको तो फॉर्मूला डायरेक्ट लगाएगी गैस मॉलिक्यूल के लिए, और वो भी कौन से गैस मॉलिक्यूल के लिए, मोनो एटॉमिक के लिए। किसके लिए भाई, मोनो एटॉमिक के लिए। और के का मतलब है यहाँ पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, आप लोगों ने 10वीं 11th क्लास में पढ़ा था, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है भाई। और इसकी जो वैल्यू निकालोगे अप्रोक्स में, वो कितनी निकल के आएगी, इसको सोल्व करोगे तो 25.6 अपॉन में रूट ओवर ऑफ m रूट ओवर ऑफ t। t का मतलब होगा एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, और m का मतलब होता है मोलर मास, इसमें मोलर मास किसी भी इन am एटॉमिक मास यूनिट में लेना है,
और वो भी एंगस्ट्रॉम में, ठीक है भी। तो ये बात याद रखनी है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना, डायरेक्ट आपको अगर गैस मॉलिक्यूल के लिए आता है तो उसका मोलर मास देखिए एएमयू में और उसका एब्सोल्यूट टेम्परेचर दे रखा होगा, डायरेक्ट निकालिए। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, एम की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो भी दे रखा होगा यहाँ पे भी करनी है। फिर टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर, इसमें भी जरूरत पड़ेगी। तो डायरेक्टली इसका सोल्यूशन यहाँ है, आप यहाँ से भी कर सकते हो।